सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। मित्रों, आप जानते हैं हम एमपीपीएससी मेंस का अध्ययन कर रहे हैं और कुछ दिन से हम एमपीपीएससी प्री और मेंस दोनों को मिलाकर जो सिलेबस है हमारा कॉमन सिलेबस उन पर क्लासेस स्टार्ट कर चुके हैं। आज भूगोल वाली यूनिट हम जब शुरू कर रहे हैं, मध्य प्रदेश का भूगोल, तो आप सभी गंभीर अभ्यर्थी हैं। आप सभी जानते हैं कि भूगोल एमपी का प्री व मेंस दोनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है हमारा। आप जब प्री का सिलेबस देखते हैं तो यूनिट 4 हमारी एमपी का भूगोल से संबंधित है। आप जाकर देखना एक बार सिलेबस। और उसमें मध्य प्रदेश में हम भूगोल के अंतर्गत नदियाँ, मध्य प्रदेश के पर्वत कौन से हैं, मध्य प्रदेश में जलवायु कैसी है ना, यहाँ फसलें, ऊर्जा, सब चीजें हम एमपी भूगोल में पढ़ते हैं। तो ये चौथी यूनिट के दृष्टिकोण से आपको काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। और लगभग 8 से लेकर 12 प्रश्न प्री में आपको एमपी भूगोल से देखने को मिलती हैं हर बार। ठीक है मित्रों, मेंस की यदि हम बात करें एमपी भूगोल की, तो जो प्रथम प्रश्न पत्र का पार्ट बी है उसकी 5वीं यूनिट में आपको भूगोल दिखेगा। और इस सिलेबस में मध्य प्रदेश के प्रमुख भू आकृतिक भूभाग, है ना, भू आकृतिक विभाग जो है, जैसे हम मालवा का पठार, मध्य भारत का पठार आपने सुना होगा, तो ये वाला पहला टॉपिक दिया हुआ है यूनिट 5 में। तो पूरी 30 नंबर की जो एमपी भूगोल है, इसका ये महत्वपूर्ण टॉपिक इसमें है आज की जब हम क्लास में लेंगे। और पहले हम मध्य भारत का पठार आज की क्लास में पूरा करवा देंगे। पूरी समझ यदि एक बार आपकी भूगोल पे बन जाती है, मेरा ऐसा मानना है, किसी भी अन्य विषय को पढ़ने से पहले वहाँ हमें भूगोल की समझ होना जरूरी है ना। जैसे मध्य प्रदेश का हम इतिहास पढ़ रहे हैं, वहाँ की अर्थव्यवस्था पढ़ रहे हैं, तो उसके पहले भूगोल यदि पढ़ लिया जाए तो ज्यादा अच्छा माना जाता है। अब ऐसा क्यों? अन्य विषयों का अध्ययन के लिए जो आधारभूत अवधारणाएं हमारे मन में क्लियर होनी चाहिए वो भूगोल करता है। जैसे उदाहरण के लिए मालवा में काली मिट्टी पाई जाती है। अब यहाँ हम अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे तो यहाँ की अर्थव्यवस्था की मुख्य रीढ़ कृषि है, यहाँ पशुपालन है, तो हम क्या बताएंगे? काली मिट्टी है तो यहाँ कपास, सोयाबीन इत्यादि फसलें होती है, बताएंगे कि नहीं? ये कहाँ से मिली जानकारी? भूगोल से मिली। तो भूगोल से अर्थव्यवस्था निर्धारित होती है किसी क्षेत्र की, भूगोल से वहाँ कैसी जनता है, वहाँ कैसे कानून बनेंगे, सब चीजें है ना। तो ये अंतर भूगोल से ही है, विविधता भूगोल के कारण ही है। हमारे देश में इतनी सांस्कृतिक जनजातीय और सामाजिक विविधताएं है ना, वो भी भारत की विशालता के कारण ही है। तो आप समझ गए होंगे कि भूगोल का क्या महत्व होता है। अब आपको लग रहा होगा कि ये तो समय ले रहे हैं हमारा, तो मैं आपका समय नहीं ले रहा हूँ, आपको बताना चाहता हूँ कि कितना महत्व होता है भूगोल का। चलिए अब हम टू द पॉइंट स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास को। मित्रों, आप जानते हैं मध्य प्रदेश हमारा, मध्य प्रदेश एक भू आवेष्टित राज्य है। भू आवेष्टित को अंग्रेजी में आप लैंड लॉक कहते हैं। अर्थात हम ना तो किसी अन्य देश के साथ सीमा साझा करते हैं और ना ही हम समुद्री सीमा साझा करते हैं। हमारे राज्य के चारों ओर हमारे भारतीय राज्य ही है। इसे हम भू आवेष्टित की परिभाषा में शामिल करते हैं मध्य प्रदेश के किसी एक एज ए राज्य देखने पर। ठीक है मित्रों, समझ गए? ओके। अब हमारा सिलेबस पहला पॉइंट आप जाके देखोगे, मेंस की जो 5वीं यूनिट है भूगोल वाली, उसमें वहाँ स्पष्ट लिखा है प्रमुख भू आकृतिक विभाग, और आगे डेस्क करके लिखा है मालवा का पठार, कौमा मध्य भारत का पठार। ऐसे इन सातों का नाम लिखे हैं, बुंदेलखंड, बघेलखंड, है ना, विंध्य प्रदेश, नर्मदा सोनघाटी, सतपुड़ा। एक एक करके हम इन सबको पढ़ेंगे, बड़ा अच्छा से अध्ययन करेंगे। 7 नंबर का प्रश्न एक विभाग से बनेगा, आप आराम से हल कर दोगे। 10 का भी बनता है तो भी आराम से हल कर दोगे, इतना मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। आपको मैप नज़र आ रहा है एमपी का हमारे स्क्रीन पर। मित्रों, इस मैप को ध्यान से देखिए, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे आप। उत्तर में आपको मध्य भारत का पठार नज़र आ रहा होगा। देखिए इधर, ये यहाँ लिखा है मध्य भारत का पठार, ये उत्तर में नज़र आ रहा है। उत्तर से पश्चिम तरफ जा रहा है, नीमच मंदसौर वाला अपना ये एरिया। मध्य भारत के पठार से थोड़ा सा हम दक्षिण पूर्व की तरफ जाएं, इधर हमें बुंदेलखंड दिखेगा। ये बुंदेलखंड सिर्फ यहीं नहीं, इधर भी देखिए, ये यहाँ तक आ रहा है, इतना एरिया बुंदेलखंड का। यहाँ हमारा झांसी, जालौन यूपी का एरिया आएगा, ये भी बुंदेलखंड के अंतर्गत आता है। मध्य प्रदेश में ये बुंदेलखंड का क्षेत्र है। पहले सुनते जाइए और देखते जाइए।
आगे हम आते हैं बुंदेलखंड के थोड़ा नीचे, तो हमें रीवा पन्ना का पठार नज़र आता है। ये यहाँ हमारा रीवा जिला, पन्ना जिला है ना, सतना, थोड़ा सागर वागर का क्षेत्र भी आ जाता है। सागर बुंदेलखंड में भी आता है और यहाँ भी। तो ये आ गया हमारा रीवा पन्ना का पठार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब रीवा पन्ना के बाद उसके थोड़ा सा यदि हम नीचे आते हैं, पूर्व में आगे बढ़ते, तो हमें बघेलखंड दिखाई देता है मित्रों। ये बघेलखंड है। ये सबसे छोटा विभाग है मध्य प्रदेश के भूगोल का। बघेलखंड से थोड़ा सा यदि हम और नीचे आने का प्रयास करते हैं, देखते हैं, तो हमें नज़र आता है सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। ये नीचे, ये बिल्कुल इधर का, थोड़ा मैं मैप ऊपर करके आपको बताऊं। ये वाला जो हमारा भूभाग है वो है सतपुड़ा। देखिए, आप जानते हो हमारे मध्य प्रदेश में विंध्य व सतपुड़ा पर्वतमाला समानांतर क्रम में पूर्व से पश्चिम की ओर फैली हुई है। बीच में हमारे माँ नर्मदा बहती है। तो ये विंध्य इधर और नीचे सतपुड़ा, इनके बीच में हमें प्रदेश नज़र आएगा नर्मदा घाटी। ठीक है, ये दूसरा सबसे बड़ा भूभाग है मध्य प्रदेश का। जो सातों भूभाग आपको दिखाई दे रहे हैं। और फिर जो सबसे बड़ा विभाग या भूभाग जिसे हम कह सकते हैं भौगोलिक विभाग, वो है मालवा का पठार। ये वाला मालवा। ठीक है, तो ये आपने मैप में नज़र घुमाई और ये समझा कि कौन से क्षेत्र में कौन सा पठार दिखेगा। एक बार रिवाइज करते हैं। ऊपर मध्य भारत का पठार दिख रहा है। अब ये डाटा पे ध्यान मत दीजिए बिल्कुल भी, मैं आपको समझा दूंगा। आप सिर्फ ये समझिए कि कौन से क्षेत्र में कौन सा हमारा प्रदेश है। ऊपर मध्य भारत का पठार है ना, इसमें मुरैना, श्योपुर, भिंड ये ज़िले मिलेंगे आपको। गुना वगैरह आ जाएगा थोड़ा इधर। फिर ग्वालियर का भी क्षेत्र आ जाएगा, ग्वालियर आएगा, शिवपुरी आएगा। ये मध्य भारत में इधर है ना, नीमच मंदसौर का एरिया भी आता है। इधर बुंदेलखंड में हम आते हैं तो टीकमगढ़, पन्ना, निवाड़ी, दमोह, सागर, दतिया है ना, ये एरिया आता है। फिर मालवा का पठार देखिए आप, भोपाल, उज्जैन, इंदौर, इन संभागों के ज़िले आते हैं। नर्मदा सोन घाटी जो हमारी है, नर्मदा घाटी, इसमें पूरा नर्मदा के इर्द गिर्द के सारे ज़िले हैं ना। यहाँ मंडला से लेकर के, मंडला जहाँ से उद्गमित होती है हमारी माँ नर्मदा, कहाँ से उद्गमित होती है? अनूपपुर से। हाँ, अनूपपुर से जहाँ उद्गमित होती है, वहाँ से लेकर पश्चिमी अलीराजपुर तक जो नर्मदा घाटी का क्षेत्र आ जाता है, दोनों किनारे किनारे वाले जो ज़िले आ जाते हैं इसमें। फिर नीचे हम सतपुड़ा मैकाल श्रेणी देखते हैं। तो ये समझ में आ गया आपको पूरा। और बुंदेलखंड और बघेलखंड के बीच में ये विंध्य कागारी प्रदेश, कैमूर, भांडेर जो श्रेणियाँ आपने सुनी होगी, ये है। अब इनको हम एक एक करके समझेंगे कि क्या इनकी विशेषताएं हैं और क्या क्या हमें इनमें पढ़ना है। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन जब हम करते हैं तो मुख्यतः इसे 3 भागों में हम बांटते हैं। एक बार फिर से मैं मैप की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। 3 भागों में ऐसे बांटते हैं दोस्तों, जो एक भाग है उसमें इन 7 प्रदेशों में से 5 शामिल कर लिए गए हैं। कैसे शामिल किए गए हैं देखिए, ये नर्मदा सोन घाटी को भी हम इसमें ले लेते हैं और रीवा पन्ना पठार को भी ले लेते हैं। तो ये जो एरिया है ना, जो मैंने कवर किया है मध्य प्रदेश का, ये पूरा क्षेत्र मध्य उच्च प्रदेश कहलाता है। इतना सारा ये सब, इसमें मालवा, मध्य भारत, बुंदेलखंड, रीवा पन्ना, नर्मदा घाटी, ये सब आ गया है। इसको मध्य उच्च प्रदेश कहा जाए। और 2 अन्य प्रदेश है जिसमें बघेलखंड और दूसरा सतपुड़ा मैकाल पर्वत। तो ये 3 क्षेत्र बन गए हैं यहाँ पर। अब ये जो पहला मध्य उच्च प्रदेश है, इसको हम 5 भागों में बांटेंगे और एक एक करके सबका अध्ययन करेंगे। इतना क्लियर हो गया आपको? ठीक है, ये है मध्य उच्च प्रदेश जिसमें 5 विभाग हैं। फिर हमारा बघेलखंड और दूसरा है सतपुड़ा मैकाल प्रदेश। चलिए अब एक एक करके हम सभी को पढ़ेंगे। पहले मध्य उच्च प्रदेश को देखेंगे, जिनमें 5 हमारे अलग अलग भूभाग आएंगे। फिर हम सतपुड़ा श्रेणी व पूर्वी पठार को समझेंगे। चलिए, मध्य उच्च प्रदेश और इसका पहला भूभाग है मध्य भारत का पठार, इसे हम पढ़ लेंगे। मित्रों, किसी भी भूभाग को जब हम अध्ययन में लेंगे, जब अध्ययन करेंगे, तो कौन कौन से बिंदु उसमें हमें पढ़ना है। हम उस प्रदेश की स्थिति देखेंगे कि ये कहाँ स्थित है। अब यहाँ स्थिति में मैंने देशांतर व अक्षांतर अक्षांश लिखा है।
आपको जरूरी नहीं कि हर जगह का आपको अक्षांश देशांत पता हो, आप एक बार देख लीजिए, थोड़ा समझ लीजिए बस, है ना। आवश्यक नहीं है कि इनको इनकी स्थिति अवस्थिति हम अक्षांश देशांश से बताएं। हम स्थिति ऐसे बता सकते हैं कि ये मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित है, ये मध्य में है ना, इन संभागों में आता है, ऐसे भी बता सकते हैं। मैप मैप बताना पड़ता है बस, तो इतना आवश्यक नहीं है। आप याद रख पाओ तो अच्छी बात है। फिर हम उसका क्षेत्रफल बता देंगे कि ये कितना बड़ा है ना, उसका निर्माण कैसे हुआ है, कौन कौन से जिले आते हैं, उस प्रदेश की जलवायु क्या है, वहाँ वर्षा कितनी होती है, वहाँ वन किस टाइप के हैं, मिट्टियाँ वहाँ कैसी है, मिट्टियों के कारण वहाँ जो फसलें होती हैं वो कैसी हैं, नदियाँ वहाँ कौन कौन सी प्रवाहित होती है, और कुछ विशेष बात, कुछ फैक्ट, विशेषण जो उस प्रदेश से जुड़े हुए हैं उनको हम चर्चा में लेंगे, और तो हमारा हो जाएगा। और यही क्रम हम सभी भूभाग में देखकर चलेंगे अलग अलग। तो आज हम मध्य भारत का पठार पढ़ रहे हैं। क्या है मध्य भारत का पठार? मैं आपको मैप में बताया, जो हमारा उत्तरी मध्य प्रदेश है, यहाँ विस्तारित प्रदेश को मध्य भारत का पठार कहा जाता है। देखिए ये वाला, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया। अब यहाँ मैंने इसकी स्थिति, है ना, लिखा है कि उत्तर पश्चिम में ये 24 डिग्री से 26-48 उत्तरी अक्षांश तथा 74-50 से 79-10 पूर्वी देशांतर। अब आपको अक्षांश देशांतर रेखा तो पता होगी सही, इसको मैं आपको नहीं बताऊंगा कि अक्षांश रेखा क्या है, देशांतर रेखा क्या है। जो पृथ्वी पर भूमध्य रेखा के समानांतर रेखाएं होती है ना, उनको क्या कहते हैं हम? उनको कहते हैं अक्षांश रेखाएं। और जो हमारी रेखाएं ऊर्ध्वाधर होती है, दोनों ध्रुवों को मिलाती है, उनको देशांतर कहा जाता है। तो ये हमारा मध्य प्रदेश आपको मालूम है कर्क रेखा के दोनों ओर स्थित है ना, 23 डिग्री, जो 23.5 डिग्री कर्क रेखा है ना, उस पर हमारा मध्य प्रदेश स्थित है। तो ये जो अक्षांश आएंगे इसके आसपास ही कहीं ना कहीं आएगा, 23 से ऊपर नीचे, है ना, जब हम प्रदेश पढ़ेंगे। तो आप इतना अनुमान आइडिया तो लगा चुके हैं कि कौन से क्षेत्र में हम पढ़ते हैं। परिचय में आप और क्या लिख सकते हो, मतलब अवस्थिति में कैसे बताओगे? चंबल बेसिन का क्षेत्र बता दो, या ये बता दो कि ग्वालियर संभाग, श्योपुर संभाग का जो क्षेत्र है वो आ जाता है। ऐसे आप मध्य भारत का परिचय बता दो। या ये कह सकते हो कि मध्य प्रदेश का उत्तर पश्चिमी भाग है कि नहीं, उत्तर पश्चिमी आप देख पा रहे हो, ये मध्य भारत का पठार है। तो अब जरूरी नहीं अक्षांश देशांतर से अपना परिचय दो इसका। ओके, क्लियर है चीज। अब क्षेत्रफल की हम बात करें, मध्य भारत का पठार मध्य प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 10.7% है। कितना है? 10.7%। मतलब ये अब मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है आप जानते हो? एमपी का क्षेत्रफल 308,252, याद करते हो, 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। तो लगभग 10% उसका आप निकाल लोगे तो इसका क्षेत्रफल आएगा। बस इतना आप बता दोगे तो आइडिया हो जाएगा, ठीक है। आगे हम इसका निर्माण यदि बताना चाहें कि कैसे बना है, तो मित्रों मध्य भारत का पठार विंध्य शैल समूह के अपर्दन से, देखो विंध्य पर्वत के उत्तर का जो भाग है उसका ढलान, प्रायद्वीपी जो भारत का है वो ढलान उत्तर की ओर है ना। जैसे तभी तो हमारी नदियाँ, चंबल उत्तर की ओर बहती है, हमारी जो कूनो नदी है, केन नदी है, बेतवा नदी है, सब उत्तर की ओर क्यों बहती है? क्योंकि ढाल उधर की साइड है। तो जब विंध्य शैल समूह का अपर्दन होगा तो वो भी उत्तर की ओर ही खसकेगा, स्लो स्लो। तो विंध्य शैल समूह का अपर्दन के कारण इसका बेस बना है। अब बेस जैसे ही बना, ऊपर जो नदियों ने निक्षेप इसका जमा करा, तो नदियों निक्षेप के कारण यहाँ निर्मित हुआ मध्य भारत का पठार। और ये नदी निक्षेप जहाँ होते हैं वहाँ मृदा कैसी पाई जाती है? जलोढ़ मृदा, ठीक है। आगे हम देखेंगे। तो ये आप निर्माण में बता देना, दो चीज़ें बताओगे, क्या क्या? विंध्य शैल समूह का अपर्दन हुआ साहब, और नदियों का निक्षेपण हुआ, इन दोनों के कारण इसका निर्माण हो गया है। अब हम जिले देखते हैं, कौन कौन से जिले इसमें आते हैं। तो पहला हमारा इधर पूर्व की तरफ से हम जाते हैं तो जिला पड़ता है नीमच, है ना, या नीमच करना। नीमच, श्योपुर, भिंड, मुरैना, ग्वालियर व शिवपुरी, मुख्यतः ये जिले आते हैं हमारे मध्य प्रदेश के मध्य भारत में, ठीक है। अब हम जलवायु की यदि बात करें, यहाँ विषम जलवायु पाई जाती है। विषम जलवायु का मतलब क्या है? विषम मतलब जो समान नहीं हो, ठीक है। अर्थात गर्मी पड़ेगी तो बहुत सारी गर्मी पड़ेगी, शीत ऋतु में ठंड बहुत ज़्यादा पड़ेगी। ये चीज़ें है ना, बहुत विषमता यहाँ की जलवायु में। यहाँ पत्थर है, ग्वालियर के क्षेत्र में तो कुछ जो वो बहुत तपता है, यहाँ पर वर्षा भी कम होती है थोड़ी, तो इसलिए भी यहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है। कर्क रेखा पर है तो गर्मी तो पड़ेगी, सही बिल्कुल। कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है हमारा भैया,
तो यहाँ जून मई जून में आसपास बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, और फिर जब सूर्य दक्षिणायन होता है, मकर में चला जाता है, तो तब काफ़ी ठंड भी पड़ेगी। तो दूसरा ज़्यादा ठंड पड़ने का रीज़न ये भी है कि उत्तर भारत के ज़्यादा करीब है ना, हिमालय की ठंडी हवाएं पहले यहाँ पहुँचती है, वहाँ से आती है, तो ये भी आपको रीज़न इसमें याद रखना। अब जलवायु के बाद हम यहाँ वर्षा की यदि बात करें, इस क्षेत्र में 50 से लेकर 75 सेंटीमीटर वर्षा होती है, यानी ये थोड़ा कम वर्षा वाला क्षेत्र है ना। मध्य प्रदेश में औसत वर्षा है 112 सेंटीमीटर, तो यहाँ उससे काफ़ी कम वर्षा होती है, तो ठीक है, इसलिए यहाँ सरसों वगैरह की फसल ज़्यादा उत्पादित की जाती है, क्योंकि यहाँ सिंचाई के संसाधन मतलब वर्षा कम होती है। और वैसे भी मक्का बाजरा वगैरह ये चीज़ें ये फसलें बोई जाती है खरीफ में। ठीक है मित्रों, तो वर्षा हमने याद रख ली। यहाँ पर वन की बात करें तो यहाँ शुष्क कंटीले पर्णपाती वन पाए जाते हैं, जैसे खेर, बबूल, पलाश, ये सब यहाँ वर्ण पाए जाते हैं। शुष्क कंटीले पर्णपाती वन है यहाँ पर। मिट्टी की बात करें तो जलोढ़ व कछारी मृदा यहाँ पाई जाती है। मैंने आपको बता दिया कि जहाँ पर नदियाँ होती है वहाँ जलोढ़ मृदा पाई जाती है। फसलें, अब जलोढ़ के अनुसार फसलें तो वैसे तिल, गेहूँ, है ना, जलोढ़ मृदा बहुत अच्छी मृदा है, बहुत सारी फसलें इसमें उत्पादित हो सकती है, क्षमतावान मृदा है। लेकिन यहाँ एक तो भूस्खलन से प्रभावित क्षेत्र है ना। चंबल की जो चंबल बेसिन है हमारा मध्य प्रदेश में, तो आपने देखा होगा जो चंबल नदी का क्षेत्र है, यहाँ से जैसे चंबल निकलती है ना, तो बहुत ही रिवाइन लैंड कहा गया है इसे, ये बहुत अपर्दन करती है, तो वो मृदा अपर्दन के कारण भी यहाँ एक समस्या है। और बारिश कम होती है तो सरसों, ज्वार, तिल, गेहूँ ऐसे मोटे अनाज इत्यादि थोड़ा होता है यहाँ पर। ठीक है मित्रों, नदियों की यदि हम बात करें तो यहाँ चंबल है ना, काली सिंध, पार्वती, कुंवारी, सीप इत्यादि नदियाँ यहाँ पर प्रवाहित होती है। मध्य भारत का पठार आप उत्तर में देख पा रहे होंगे, है ना, ये वाला। ठीक है मित्रों, चलिए ये नदियाँ हो गई। नदियों का नाम याद रखना, चंबल, सिंध है, काली सिंध है, पार्वती है, कुंवारी है, व सीप नदी है। अब क्या क्या विशेष तथ्य है मध्य भारत के पठार में। मध्य भारत के पठार को सरसों की हांडी कहा गया है, डांडी नहीं कहा गया है मित्रों। यहाँ पर डांडी की जगह हांडी करना आप। हमारा जो कंटेंट राइटर, कंप्यूटर ऑपरेटर है ना, उसकी टाइपिंग कुछ मिस्टेक हो जाती है, तो मैं उनको ज़रूर सुधारने की कहूँगा। आपके लिए अच्छा कंटेंट बनाए, गुणवत्ता में कोई कमी नहीं आएगी मित्रों। और मैं जो साथ साथ चीज़ें बताता हूँ ना, उनको ध्यान से सुनते जाइए, सारे कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर होते जाएंगे। और डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स खोला है उसके लिए। यह बीहड़ प्रभावित प्राकृतिक क्षेत्र है, ये भी आप जानते हो, है ना। यहाँ चंबल क्षेत्र में बागियों का गढ़ भी रहा है बीहड़ के कारण भी, और यहाँ ये बीहड़ प्रभावित होने के कारण काफ़ी चैलेंजिंग रहा है ना। ठीक है, अब यहाँ मध्य भारत का पठार, ग्वालियर चंबल पठार की सबसे ऊंची चोटी हम देखें तो ये टोगरा चोटी है, 430 मीटर। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी आप याद रखना चाहो तो अच्छी बात है, आप रख सकते हैं। तो ये था हमारा मध्य भारत का पठार, और उससे पहले हमने जो महत्वपूर्ण चर्चा की ये आप याद रखना। हमारा वीडियो, अगले वीडियो में हम अन्य कोई प्रदेश जैसे मालवा पठार, बुंदेलखंड, इन पर चर्चा करेंगे। अभी मुझे अनुमति दीजिए, आपका कोई कमेंट, आपकी कोई क्वेरी हो तो उसको कमेंट कर दो मुझे, है ना, मैं सोल्व करूँगा। और आप बने रहिए, नोट्स बनाइए, याद करिए, प्री में भी काम का है, मेंस में भी काम का है। बाकी आप पढ़ो या मत पढ़ो आपकी मर्जी, और कोचिंगों पे भटकते रहो, ये नोट्स पढ़ूँ वो पढ़ूँ, इन सबसे काम नहीं होने वाला है। टू द पॉइंट जितना वहाँ लिखना है। अब इतना कोई बच्चा यदि वहाँ लिखेगा मेंस की कॉपी में, तो क्या उसे नंबर नहीं मिलेंगे? 7 में से 6 नंबर मिल जाएंगे, अगर व्यवस्थित ऐसे मैप बना के लिख दिया है तो, है ना। और ये सब बेवकूफ़ बनाने वाले लोग हैं ना, इनसे दूर रहो, है ना। टू द पॉइंट पढ़ते जाओ, ठीक है मित्रों, और बहुत मेहनत करो, जल्दी ही सिलेक्शन हमें लेना है। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में अपने भाई को, आपके मित्र को, आनंद शर्मा को अनुमति दीजिए। फिर से अगले वीडियो में हम जल्दी ही मिलने वाले हैं, अनुमति दीजिए मुझे। नमस्कार।